हेलो एवरीवन। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई एरिया है, ये हमारे पास में एक एरिया है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया को जो क्रॉस करेंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया को जो क्रॉस करेंगी ये क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारी, तो इसको हमने ई से डिनोट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल एरिया लेते हैं हम, तो हमने इसको क्या लिख दिया, हमारे पास में फ्लक्स क्या है, स्मॉल फ्लक्स किससे डिनोट कर दिया हमने, d5 से कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, और ds क्या है, यहाँ पे एरिया है, यानी ये स्मॉल एरिया यूज़ किया हमने। और साथ में क्या लिख दिया हमने, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों लिखते हैं हम, डायरेक्शन के लिए बताते हैं ना। अब आगे है, यहाँ पे डॉट है, डॉट अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कोस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये हम आगे अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये हमें पता है कि ये डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास में ईडीएस कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा है ये किस किस के बीच में होता है, ये जो ये थीटा होता है ना, ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है यहाँ पे, एन कैप। जो ये एरिया वेक्टर है ये और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये पास हो रही है इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा। अब ये समझ में कैसे आएगा, जैसे मान लिया कि हमारे पास में ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से जैसे ये हमने ड्रॉ कर रखा है ना, ऐसे ही हमने ये एक सरफेस ले लिया और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड मूव करेंगी। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे दिखाओगे आप, इस सरफेस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर इस साइड ड्रॉ करेंगे हम, तो मतलब जो हमारा एरिया वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हमारे पास में 0 डिग्री है। आगे इतना समझ में। यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ई डी एस। अब आगे हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये d5 है ना, d5 मतलब हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी क्वांटिटी का अगर टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब जो ये इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये किस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, क्लोज में है। d5 का कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा, डॉट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता चल गया होगा आपको, किस लिए यूज़ करते हैं हम, डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। अगर ये ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। ये हमने थीटा के लिए यूज़ किया है क्योंकि एक तो डायरेक्शन बताते हैं इससे, और एक क्या है, जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास में, थीटा, जो ये कोस थीटा यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है, मतलब ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों यूज़ नहीं किया हम। तो देखो, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये वाला सरफेस लिया था, ऐसे सरफेस लिया था हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ऐसे पास करवा रहे हैं, ऐसे पास करवाएंगे हम, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इस सरफेस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब एरिया वेक्टर का मतलब ही ये होता है कि कोई सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना। अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाला सरफेस है कोई, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, इस टाइप से हो जाएगा। आगे समझ में। अब ये है हमारे पास में एरिया वेक्टर और इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में हो गया ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारी, इसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना आ गया हमारे पास में 0।
और अगर हम यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया ना हमने, अगर यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते तो क्रॉस को हटाते तो कितना आता साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 0, साइन 0 कितना होता 0। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है ना, तो मतलब उस केस में क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता। अब जैसे इस केस में लेते हैं हम, ये हमारे पास में सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करवा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी इस साइड, और ये हमारा सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम स्टेप से करेंगे। अब की बार थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो ही नहीं रहा ना इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होएगा तो हमारे पास मतलब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 90 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब अगर साइन का केस देखें, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन होता तो ये कितना बन जाता, जो हमारा फ्लक्स है वो कितना आ जाता, EDS आ जाता, मैक्सिमम आ जाता ना। लेकिन इस केस में तो फ्लक्स बन ही नहीं रहा, तो यानी ये क्या है, क्या यूज़ करेंगे हम कोस थीटा, यानी यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ किया गया है, डॉट यूज़ किया गया है। और इसी डॉट की वजह से ये हमारी जो कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आगे इतना समझ में, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके SI यूनिट बताएं, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्या यूज़ किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगी इसकी SI यूनिट हो जाएगी। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें हम, डायमेंशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आता है फोर्स अपॉन में चार्ज, और ये क्या है एरिया यूज़ कर रहे हैं ना हम, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का कितना होता है M1 L1 T-2, चार्ज का कितना होता है AT, और इनटू में एरिया का कितना हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिखेंगे कितना आ जाएगा M1, यहाँ पे L की पावर 1 और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा L3, और T-2 ये लिख दिया। जब इनको ऊपर लेके आएंगे कितना हो जाएगा A-1 और T-1। अब इसको सॉल्व कर लो, M1 L3 T की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -3, और A की पावर कितनी आ जाएगी -1। ये क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है गॉस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, एंड इसको बोल सकते हैं हम गॉस लॉ भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। जैसे ये हमारे पास में एक सरफेस है, इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसके ऊपर अगर चार्ज Q है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, मतलब इसका जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ε0 इंटू में, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने फाई पढ़ा था, फाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये कितना बन जाएगा EDS। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने E.DS, और यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ रही है Q/में ε0, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा Q/में ε0। ये है गॉस थ्योरम। दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है ना वो क्या हो जाएगा हमारा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन दी सरफेस। मतलब इसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, जितना चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ये है गॉस थ्योरम। अब इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास में, ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस ले लिया हमने, जिसके सेंटर पे चार्ज कितना प्रेजेंट है Q चार्ज प्रेजेंट है, ये इसकी क्या है रेडियस है R। अब हमें इसके सरफेस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें स्मॉल एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में क्या है स्मॉल एरिया ले लिया हमने। ये अगर प्लस चार्ज है हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या रहेगी इस डायरेक्शन में रहेगी। अब देखिए
मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया कि एक बॉल है ये। अगर हम देखें कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे ना, तो मतलब ये बॉल है और इसके अगर सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर किसी भी डायरेक्शन में देखें हम तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो मतलब अगर हम ये वाली साइड यूज़ करें तो यहाँ पे नॉर्मल भी क्या होगा हमारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये एरिया कितना लिया हमने, ds एरिया लिया है। आगे इतना समझ में। अब आगे क्या है, ये जो एरिया लिया हमने इसके ऊपर चार्ज है प्रेजेंट, हमारा टेस्ट चार्ज हमने Q0 रख रखा है, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। नॉर्मल जो ड्रॉ किया उसकी वजह से ये वाली डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको आगे करते हैं प्रूफ इसका। पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम कूलम्स ला। कूलम्स ला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना कौन कौन सा यहाँ पे Q और Q0 चार्ज है, अपॉन में कितना आ जाएगा डिस्टेंस r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वाला पढ़ा था हमने, फोर्स पर यूनिट क्या पढ़ा था, चार्ज। अब ये वाली जो फोर्स की वैल्यू ये हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर पुट करते हैं, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में r² और अपॉन में कितना है Q0 है, ये वाला Q0 इस Q0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा हमारे पास में, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास में इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अभी हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, गॉस थ्योरम क्या थी, जो फ्लक्स हमारा वो किसके इक्वल था, या फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वो क्या था हमारा E डॉट ds के इक्वल था ना, E डॉट ds। यहाँ से डॉट हटाएंगे हम, कितना बन जाएगा E ds cos थीटा, ये बन गया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसी डायरेक्शन में क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। आगे इतना समझ में, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में E ds, ये बन गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें कंप्लीट सरफेस पे करनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब ये E है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और ds ये क्या था, स्मॉल एरिया था, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर का कितना हो जाएगा एरिया, इंटू में कितना आ जाएगा 4 पाई, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r², ये इससे क्या हो जाएगा 4 पाई r² से कैंसिल, कितना आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास में, ये किसकी वैल्यू आई है, फाई की वैल्यू आ गई ना, और फाई किसके इक्वल था E डॉट ds, यानी हम ये किसके इक्वल लिख सकते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या था हमारी गॉस थ्योरम, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ये डायग्राम दोबारा से बता देती हूँ। ये हमारे पास में एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q चार्ज प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, और यहाँ पे हमने इसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। और ये स्मॉल एरिया है, अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे हम अगर यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि कोई भी सरफेस उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, यानी नॉर्मल ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, जो यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर हमारा वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आ गया तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी इसके बाद में हमने क्या किया कि फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स ला किया, कि ये फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास में, आगे हमने इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की, और ये ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ कूलम्स ला फ्रॉम द गॉस थ्योरम। इसमें क्या करना है, हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम किसको कैलकुलेट करेंगे, कूलम्स ला को। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कूलम्स ला यूज़ करके हमने गॉस थ्योरम कैलकुलेट की थी। तो अभी हमारा प्रूफ ऑफ कूलम्स ला फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वही एक स्फीयर कंसिडर करते हैं जिसके सेंटर पे चार्ज हमारा प्रेजेंट है Q, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है R, और यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी।
अब हमें इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया पहले, ये वाला एरिया कंसिडर कर लिया। ये कितना है हमारे पास में, ds। इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। अब सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये अभी पढ़ा था हमने। ई डॉट डी एस है, डॉट हटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा, ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे कितना बन जाएगा, ई डी एस, क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ये बन जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोस 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ई डी एस, ये फाई के इक्वल है। अभी देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, अलग से बता रही हूँ एक बार मैं, ये जो एरिया है अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करें, मतलब ये इस एरिया का करने हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करें तो स्मॉल एरिया है लेकिन हमें तो लार्ज पे चाहिए ना, तो इस पूरे का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, जो स्फीयर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो मतलब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, चाहे आप किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे इसके किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट आएगी, क्योंकि फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q/4πε0r² होता है। अब r² डिस्टेंस तो आप कहीं से भी देखोगे, रेडियस आपकी क्या है, हर जगह इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ds, और ये एरिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, e इंटू में 4πr², ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई। ये हमने कंसिडर कर ली कि इक्वेशन क्या हमारे पास में, फर्स्ट। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में अभी क्या पढ़ा था हमने कि जो फाई है वो किसके इक्वल होता है, फाई हमारा क्या था, ई डॉट डी एस किसके इक्वल था, ये Q/में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। मतलब हमारा जो फाई है वो किसके इक्वल था, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, इक्वेशन सेकंड। यानी यहाँ पे भी फाई के इक्वल है और यहाँ पे भी क्या है, ये फाई के इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या कर सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं। इक्वल लिखेंगे कितना हो जाएगा, ई इंटू में 4πr² इज इक्वल्स टू Q/में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 4πr² इस साइड क्या, मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। ई इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/में 4πε0 r²। आगे इतना समझ में। अभी देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली 3। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, Q0E, ये बन जाएगी। ये इक्वेशन है हमारे पास में 4। हम लिखेंगे इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें, इसके अंदर पुट करेंगे, इसकी जगह पे ई की वैल्यू, हाँ ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये कि जो 3 है इक्वेशन वो किस में पुट करनी है, हमने 4 में पुट करनी है, क्योंकि ई की वैल्यू कैलकुलेट किया ना, इसके अंदर पुट करोगे आप ये वाली इक्वेशन, ये जो ई की वैल्यू है ये आपने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे जो पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/में 4πε0 r²। और यही क्या था हमारा, कूलम्ब्स लॉ था, मतलब यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव। अगर समझ में ये, थैंक यू।